लीजिए एक ऐसे परिवार की जो रात को अपने ही घर में अपने ही देश में सोता है, लेकिन अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो उन्हें बताया जाता है कि अब ये देश उनका नहीं रहा। बिल्कुल, वो रातों रात अजनबी बन गए हैं। हाँ, और एक कागज पर खींची गई लकीर ने करोड़ों लोगों का भूगोल, उनका वर्तमान और भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया है। अक्सर जब इतिहास पढ़ा जाता है ना, तो बस तारीखें और संधियां याद रह जाती हैं। जो कि काफी सतही होता है। सही कहा। लेकिन 1947 का भारत पाकिस्तान बंटवारा केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये इतिहास की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी थी। आज की इस गहन चर्चा में हम जो ऐतिहासिक पन्ने, आंकड़े और निजी स्मृतियां खंगालने वाले हैं, वो सफर सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहेगा। और इन पन्नों में जो दर्ज है वो किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी है। मतलब हम 14.5 करोड़ से अधिक लोगों के विस्थापन की बात कर रहे हैं। बाप रे, 1.5 करोड़ लोग। और 10 से 30 लाख लोगों की दर्दनाक मौत, साथ ही करीब 1 लाख अपहृत महिलाएं। ये महज संख्याएं नहीं हैं। श्रोताओं के लिए इस पैमाने को समझना शायद तब आसान होगा अगर हम सोचें कि आज के समय में किसी बड़े यूरोपीय देश की पूरी आबादी को रातों रात बिना किसी तैयारी के पैदल अपना घर छोड़ने को कह दिया जाए। बिल्कुल, ये रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? तो हमारा आज का मकसद महज राजनेताओं के फैसलों को गिनाना नहीं है, बल्कि उन बंद कमरों में बनी आधिकारिक योजना और सड़कों पर पसरी जमीनी हकीकत के बीच के उस खौफनाक अंतर को समझना है जिसने एक पूरी सभ्यता को झकझोर दिया। तो आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। जब हम ब्रिटिश राज के उन कागजातों को देखते हैं, तो वहां शांतिपूर्ण और संवैधानिक सत्ता हस्तांतरण जैसे भारी भरकम और सभ्य शब्द लिखे नजर आते हैं। हाँ, जो कि सच्चाई से बहुत दूर थे। बिल्कुल। जब मैं इन आंकड़ों और जमीनी कहानियों को पढ़ती हूँ, तो मेरे दिमाग में बस एक ही तस्वीर उभरती है। ये बंटवारा ऐसा था जैसे किसी जीवित शरीर की सर्जरी मात्र 5 मिनट में बिना किसी एनेस्थेसिया के एक कुंद कुल्हाड़ी से करने की कोशिश की गई हो। ओह, बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। है ना? ऐसे में खून बहना तो तय था। ये कोई सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं थी, ये एक बेरहम चीरफाड़ थी। और उस चीरफाड़ का सबसे खौफनाक हिस्सा ये था कि उसकी जमीन रातों रात तैयार नहीं हुई थी। अगर हम इस त्रासदी के शुरुआती सुरागों को जोड़ें तो द्विराष्ट्र सिद्धांत या कहें टू नेशन थियरी सामने आती। हाँ, जिसके बीज बहुत पहले बोए गए थे। सही कहा। यह विचार मूल रूप से सर सैयद अहमद खान ने रखा था, जिसे बाद में मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। इस सिद्धांत का बुनियादी तर्क ये था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग राष्ट्र हैं और वो एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन ये विचार अचानक इतना हिंसक कैसे हो गया? इसका सीधा जवाब जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन में मिलता है। इस आह्वान ने एक राजनीतिक मांग को सड़क पर होने वाले खूनी संघर्ष में बदल दिया। मतलब लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी गई कि अब साथ रहना नामुमकिन है। और यहीं पर वो फैसला आता है जिसने एक सुलगती हुई आग में पूरी की पूरी बस्ती झोंक दी। लॉर्ड माउंटबेटन की 3 जून 1947 की योजना। सत्ता हस्तांतरण की तारीख पहले जून 1948 तय की गई थी। हाँ, उनके पास 1 साल का वक्त था। बिल्कुल, लेकिन उसे घटाकर अगस्त 1947 कर दिया गया। और इसके बाद जो हुआ वो तो किसी बुरे सपने से भी भयानक है। सर सिरिल रेडक्लिफ का काम, एक ऐसा इंसान जिसने पहले कभी भारत की जमीन पर कदम भी नहीं रखा था, जिसे यहाँ के भूगोल का कोई अंदाजा नहीं था। एग्जैक्टली जिसे यहाँ की नदियों, खेतों और सदियों से साथ रह रहे लोगों का कोई ज्ञान नहीं था, उसे महज 5 हफ्तों में एक ऐसा देश बांटने को कहा गया जो एक जीवित इकाई था। 5 हफ्ते, जो कि असंभव है। वही तो, जब मैं इसे पढ़ती हूँ तो मुझे ये सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक विफलता थी या फिर ये एक भागते हुए साम्राज्य की जानबूझकर की गई निहायत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। मतलब एक इंसान पुराने और गलत नक्शों पर एक पेन चलाता है और नीचे जमीन पर लोगों के घर, उनके आंगन, यहाँ तक कि उनके चूल्हे 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो उस अनुचित जल्दबाजी को सिर्फ एक चूक नहीं कहा जा सकता। ये एक ऐसा फैसला था जिसने शांतिपूर्ण बंटवारे के वादे को इतिहास के सबसे खूनी विस्थापन में बदल दिया। बिल्कुल। जब आप किसी देश को 5 हफ्ते में बांटते हैं तो आप न तो सेना को सही तरीके से तैनात कर सकते हैं, न ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का कोई ढांचा बना सकते हैं।
जो योजना कागज पर अल्पसंख्यकों की हिफाजत का दावा कर रही थी, उसने असल में करोड़ों लोगों को रातों रात उनके ही घरों में अवांछित बना दिया। और यही वो जल्दबाजी थी जिसने आगे चलकर कई मसले खड़े किए। एकदम सही। इसी जल्दबाजी ने न केवल उस समय कत्लेआम मचाया, बल्कि कश्मीर और जूनागढ़ जैसे स्थायी और हिंसक विवादों को जन्म दिया, जिनके घाव आज भी रीस रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया का जो भयानक बोझ था, वो अंततः उन नेताओं के कंधों पर भी पड़ा जिन्होंने इसे स्वीकार किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का एक बयान इस बात की गवाही देता है, जहां उन्होंने बाद में स्वीकार किया, हो सकता है कि हमने बहुत गलतियां की हों। वो पछतावा दिख रहा था वहां। बिल्कुल। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो नजरिया था, वो एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात कहता है। उन्होंने कहा था, हमने जहर को अलग कर दिया। इन बयानों को जब हम गहराई से देखते हैं तो समझ आता है कि वे भी अंदर ही अंदर जानते थे कि जो कीमत चुकाई गई है वो किसी भी राजनीतिक आजादी की कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक थी। और वो कीमत किसी संसद में नहीं, बल्कि सड़कों पर, खेतों में और रेलवे पटरियों पर चुकाई गई। जब कागज पर खींची गई लकीरें जमीन पर उतरी तो उन्होंने खून की नदियां बना दी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोचकर भी। बिल्कुल। हम जिन ऐतिहासिक संस्मरणों को देखते हैं, वे कुछ खास जगहों को हिंसा के केंद्र के रूप में चिन्हित करते हैं। मतलब मार्च 1947 में ही रावलपिंडी में दंगे भड़क चुके थे, जहां हिंदुओं और सिखों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ। उधर बंगाल में नुआखाली वो जगह बनी जहां सांप्रदायिक हिंसा ने अपना सबसे खौफनाक रूप दिखाया। और फिर लाहौर और अमृतसर, ये तो जैसे कत्लेआम के शहरी बन गए थे। लाहौर और अमृतसर का जिक्र आते ही ना अंदर तक एक सिहरन दौड़ जाती है। एक घटना जिसने मुझे व्यक्तिगत रूप से सुन्न कर दिया, वो अगस्त 1947 में शेखुपुरा में हुआ सुनियोजित नरसंहार था। वहां 15,000 से अधिक अल्पसंख्यकों को मौत के घाट उतार दिया गया। बाप रे, 15,000? हाँ। और फिर हम आते हैं मौत की ट्रेनों पर, द ट्रेन्स ऑफ डेथ। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसे हजम करना मुश्किल है। मतलब जो ट्रेनें लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए, एक तरह से रेस्क्यू करने के लिए चलाई गई थी, वही ट्रेनें चलती फिरती कब्रगाहें बन गई। वो सबसे खौफनाक मंजर था। बिल्कुल। जब ये ट्रेनें अमृतसर या लाहौर के स्टेशनों पर पहुंचती थीं, तो प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे लोगों को डिब्बों से रिसता हुआ खून दिखाई देता था। अंदर सिर्फ लाशों के ढेर होते थे। एक जरिया जो जिंदगी बचाने के लिए था, वही मौत का सबसे बड़ा औजार बन गया। यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि उन ट्रेनों के अंदर जो हुआ वो भीड़ का कोई अचानक फूटा हुआ गुस्सा नहीं था। हमलावरों का तरीका बेहद सुनियोजित था। अच्छा, मतलब ये पहले से तय था? बिल्कुल। वे ट्रेनों को रोकते थे और लोगों के धर्म की पहचान उनके कपड़ों से नहीं, बल्कि उनके शरीर से करते थे। पुरुषों को निर्वस्त्र करके देखा जाता था कि उनका खतना हुआ है या नहीं, और उसके आधार पर फैसला होता था कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। ओह, ये बहुत ही अमानवीय है। हाँ, और ये हमें एक बहुत ही भयानक वास्तविकता की ओर ले जाता है। इन घटनाओं को पलायन या विस्थापन कहना इतिहास के साथ बेईमानी होगी। इसे गहराई से समझने वाले विश्लेषक इसे पूर्ण सफाया या एथनिक क्लेंजिंग कहते हैं। एथनिक क्लेंजिंग। जी। हमलावरों का मकसद सिर्फ विरोधी समुदाय को डराकर भगाना नहीं था, उनका मकसद था उनका पूरी तरह से नामो निशान मिटा देना, ताकि वे कभी लौटकर वापस ना आ सकें। और नामो निशान मिटाने की इस अंधी दौड़ में एक तबका ऐसा था जिसने इस पूरे पागलपन की सबसे भयानक और गहरी कीमत चुकाई। वो थी महिलाएं। बिल्कुल, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का हुआ। एक संस्मरण में जो बात सामने आई, वो बताती है कि मास्टर तारा सिंह जैसे सिख नेता पश्चिमी पंजाब में सिखों के अधिकारों और जीवन की रक्षा का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब कोई समाज टूटता है, जब इंसानियत मरती है, तो सबसे गहरे घाव महिलाओं के शरीर और उनकी आत्मा पर ही क्यों लगते हैं? ये एक बहुत ही कड़वा सच है हमारे समाज का। 1 लाख से अधिक महिलाओं का अपहरण, बलात्कार और जबरन धर्मांतरण हुआ। 1 लाख। ये कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है। ये 1 लाख ऐसी जिंदगियां हैं जिन्हें एक जीते जीते नर्क में ढकेल दिया गया। और उस नर्क के कई अलग अलग रूप थे। और इससे भी ज्यादा हृदय विदारक है सम्मान के लिए मृत्यु, यानी डेथ फॉर ऑनर का अध्याय। रावलपिंडी के थोहा खालसा गांव की घटना इतिहास के सबसे काले पन्नों में से एक है। जहां औरतों ने कुएं में छलांग लगा दी थी। हाँ, वही। वहां जब हिंसक भीड़ ने हमला किया
तो अपनी इज्जत बचाने के लिए 90 महिलाओं ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। बसंत कौर जैसी महिलाओं की दर्दनाक कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि उस समय का खौफ कैसा रहा होगा। महिलाओं को लगा कि भीड़ के हाथों मरने या बेइज्जत होने से बेहतर है कि वे खुद अपनी जान ले लें। बाप रे। और ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं थी, ये एक सामूहिक खौफ का नतीजा था। यहाँ पर बात वाकई बहुत दिलचस्प और गहरी हो जाती है। हम अक्सर सम्मान या इज्जत की बात करते हैं, लेकिन ये पितृसत्ता और सम्मान की कैसी खोखली और जानलेवा धारणा थी। जो महिलाएं इस भयानक नरसंहार से, अपहरण से या कुएं में कूदने से किसी तरह जीवित बच गईं, उनके साथ समाज ने क्या किया? उन्हें पूरी तरह से नकार दिया गया। उन्हें सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ा। उनके अपने ही परिवारों ने, उनके माता-पिता और पतियों ने उन्हें वापस अपनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे उनके नजरिए से अपवित्र हो चुकी थीं। ये बहुत ही शर्मनाक था। सच में, जब मैं बीर बहादुर जैसे लोगों का जिक्र पढ़ रही थी, तो मेरी रूह कांप गई। समाज की शर्म के डर से एक बेटे ने अपनी जीवित माँ को मृत बताना बेहतर समझा। मतलब जो दंगाई नहीं कर पाए वो अपनों ने कर दिया। अपनों ने ही अपनों को जीते जी मार दिया। ये किस तरह का सम्मान है? ये उस सामाजिक आघात की गहराई को दर्शाता है, जो शारीरिक हिंसा से भी कहीं ज्यादा मारक था। पितृसत्ता ने महिलाओं के शरीर को समुदाय की इज्जत का प्रतीक बना दिया था। जब वो प्रतीक उनके हिसाब से दूषित हो गया, तो समुदाय ने उन्हें फेंक दिया। और तो और, दोनों देशों की सरकारों का रवैया भी इसी पितृसत्तात्मक सोच से भरा था। सरकारों ने बचाओ अभियान चलाए, लेकिन अक्सर इन महिलाओं की इच्छा के विरुद्ध। मतलब उनसे पूछा भी नहीं गया? बिल्कुल नहीं। जो महिलाएं किसी तरह अपने नए हालात से समझौता कर चुकी थीं या जिनके बच्चे हो गए थे, उन्हें जबरदस्ती ट्रकों में भरकर वापस लाया गया। उनसे किसी ने नहीं पूछा कि वो क्या चाहती हैं। उन्हें महज एक राष्ट्रीय संपत्ति की तरह एक तरफ से दूसरी तरफ धकेला गया। और जब इंसान और रिश्ते इस तरह उजड़ रहे थे, तो जाहिर है जो सदियों की मेहनत से खड़ा किया गया था, वो भी मिट्टी में मिल गया। जब हम इस त्रासदी के आर्थिक और सांस्कृतिक विनाश की ओर देखते हैं, तो एक अलग ही तरह का दर्द महसूस होता है। हाँ, पीढ़ियों की कमाई पल भर में राख हो गई। पश्चिमी पंजाब के इलाकों की बात करें, जैसे लायलपुर, मोंटगोमरी, शेखुपुरा, वहाँ सिखों ने अपनी पीढ़ियों की मेहनत से जंगलों को काटकर उपजाऊ बार खेत तैयार किए थे। वो सब पाकिस्तान में पीछे छूट गए। लाखों एकड़ लहलहाती कृषि भूमि, हजारों कारखाने, घर, पीढ़ियों की गाड़ी कमाई, सब कुछ रातों रात पराया हो गया। लोग सिर्फ वो कपड़े पहनकर सरहद पार आए जो उनके बदन पर थे। जब किसी समुदाय से उसकी आर्थिक रीढ़ छीन ली जाती है ना, तो वो सड़क पर आ जाता है। लेकिन विभाजन का घाव सिर्फ आर्थिक नहीं था, इसके साथ ही उनका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी एक ही झटके में उनसे कट गया। हाँ, जो धार्मिक स्थल पीछे रह गए। बिल्कुल। सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल श्री ननकाना साहिब, जो गुरु नानक देव जी का जन्मस्थान है, और लाहौर का ऐतिहासिक गुरुद्वारा डेरा साहिब उस नई खींची गई रेडक्लिफ लाइन के उस पार रह गए। हजारों सदियों पुराने मंदिर और विरासत स्थल वीरान हो गए या नष्ट कर दिए गए। ये एक बहुत गहरा सांस्कृतिक आघात था। सही का, एक झटके में लोगों की जड़ें कट गईं। जब अर्थव्यवस्था और आस्था दोनों एक साथ छीन जाएं, तो शून्य को भरना पीढ़ियों तक नामुमकिन होता है। और शायद यही वजह है कि इस भारी दर्द को महज सरकारी फाइलों या इतिहास की किताबों में समेटा नहीं जा सका। मेरा मतलब है, सरकारी दस्तावेज और इन व्यक्तिगत कहानियों में एक बहुत बड़ा फर्क है ना? बिल्कुल, एक बहुत बड़ा अंतर है। एक सरकारी दस्तावेज आपको महज एक ठंडी जानकारी देगा। वो बताएगा कि 14 अगस्त को फलां इलाके से इतने लाख लोगों ने सीमा पार की। लेकिन एक निजी संस्मरण, एक सर्वाइवर की कहानी आपको बताएगी कि उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, कीचड़ था, और कैसे एक माँ के हाथ से उसके बच्चे का हाथ छूट गया, या कैसे एक छोटे बच्चे ने आखिरी बार अपने लकड़ी के खिलौने को घर के आंगन में पीछे छोड़ा था। यही वो दर्द है जो फाइलों में छिप जाता है। हाँ, यही फर्क है फाइलों और लोगों की यादों में। इतिहास असल में लोगों के आंसुओं में बसता है। साहित्य और सिनेमा ने इसे बड़ी शिद्दत से जिंदा रखा है। सादत हसन मंटो की कहानियां, अमृता प्रीतम की कविताएं, भीष्म साहनी का तमस और पिंजर जैसी फिल्में भी। बिल्कुल, इन लेखकों ने और पिंजर या गरम हवा जैसी फिल्मों ने इस खामोश दर्द को एक आवाज दी है। और इसी खामोश दर्द को एक दस्तावेज का रूप देने में
ओरल हिस्ट्री या मौखिक इतिहास का काम बहुत ही क्रांतिकारी साबित हुआ है। लेखिका उर्वशी बुटालिया की किताब द अदर साइड ऑफ साइलेंस ने एक बहुत बड़ा पर्दा उठाया। हाँ, मैंने उस किताब के बारे में काफी सुना है। उन्होंने उन पीड़ितों, खासकर महिलाओं और हाशिए पर पड़े लोगों की आवाजों को दुनिया के सामने रखा जिन्हें पारंपरिक इतिहास ने भुला दिया था। इसी दिशा में एक और बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रयास है द 1947 पार्टीशन आर्काइव, जिसे डॉक्टर गुनीता सिंह भल्ला ने शुरू किया। इसमें तो हजारों लोगों की कहानियां हैं ना? हाँ, इस आर्काइव में 10,000 से अधिक बचे हुए लोगों की, उन सर्वाइवर्स की कहानियों का वीडियो दस्तावेजीकरण किया गया है। ये महज इतिहास का संरक्षण नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी है। अब जब हम इन तमाम पन्नों, कहानियों और चीखों के बीच से गुजरते हुए इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, तो एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है। श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात है कि तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? कि आज हम इसे क्यों याद कर रहे हैं? बिल्कुल, आज के समय में इतने दशकों बाद इस दर्दनाक इतिहास को खंगालना हमारे लिए और सुनने वालों के लिए क्यों जरूरी है? क्यों हम बार-बार उन पुराने घावों को कुरेद रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो समाज अपने घावों को स्वीकार नहीं करता, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। भारत सरकार द्वारा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य ही यही है कि उन लाखों अनजान लोगों के संघर्ष और दर्द को एक राष्ट्रीय स्मृति में जगह मिले, ताकि उन्हें भुलाया ना जाए। सही का। दूसरा और सबसे अहम पहलू है सामूहिक आघात या कलेक्टिव ट्रॉमा। मनोविज्ञान बताता है कि इतने बड़े पैमाने पर हुई हिंसा का असर सिर्फ उसी पीढ़ी तक सीमित नहीं रहता। ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक घाव है जो आनुवांशिक तौर पर कहानियों के जरिए और समाज के व्यवहार के जरिए दक्षिणी एशियाई पीढ़ियों को विरासत में मिला है। जब तक हम इसे समझेंगे नहीं, हम इससे उभर नहीं पाएंगे। और मुझे लगता है कि इस इतिहास को करीब से जानने का सबसे बड़ा सबक ये है कि हम उस नफरत को पहचान सकें। सांप्रदायिकता का विरोध करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। जब हम धर्म या जाति के नाम पर कट्टरपंथ को हवा देते हैं, तो हम उसी रास्ते पर चल रहे होते हैं जो 1947 के उस खूनी कत्लेआम की तरफ गया था। एकदम सही बात है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हमें अपनी आज की शक्ल देखनी चाहिए। और उस आईने में देखकर हमें मानवीय सहानुभूति यानी एम्पैथी का निर्माण करना सीखना होगा। इस पूरे विश्लेषण में जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आती है वो ये है कि आम नागरिक दोनों तरफ शिकार हुए थे। हाँ, दर्द किसी एक तरफ का नहीं था। बिल्कुल, दर्द, नुकसान और आंसू किसी एक धर्म या एक तरफ के लोगों की जागीर नहीं थे। आम लोग केवल कुछ राजनेताओं की सत्ता की महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ गए थे। इसलिए भविष्य के लिए हमारा सबसे बड़ा सबक ये होना चाहिए कि हम विविधता का, समावेश का सम्मान करें। एक ऐसा समाज बनाएं जहां कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, स्वयं को उस खौफ में ना पाए जो 1947 के लोगों ने महसूस किया था। तो कुल मिलाकर 1947 का भारत पाकिस्तान बंटवारा केवल जमीन का, खेतों का या एक कागजी नक्शे का बंटवारा नहीं था। ये इंसानियत का, सदियों पुरानी साझी संस्कृति का और इंसानी दिलों का एक बहुत ही क्रूर बंटवारा था। इन तमाम दस्तावेजों और कहानियों को पढ़ने के बाद सबसे बड़ा सार शायद इसी एक बात में सिमट जाता है: इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब इंसानियत मरती है तो कोई भी धर्म किसी को बचा नहीं पाता। बिल्कुल सच है। हमें इस त्रासदी के लाखों पीड़ितों के दर्द को समझना चाहिए और एक ऐसे मुस्तकबिल, एक ऐसे भविष्य का संकल्प लेना चाहिए जहां धर्म या पहचान की राजनीति कभी भी किसी समाज को इस तरह की दरिंदगी में न धकेल सके। आज की इस गहन चर्चा ने हमें सिर्फ अतीत में नहीं भेजा, बल्कि हमारे वर्तमान पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हमने देखा कि कैसे उस कुंद कुल्हाड़ी से की गई सर्जरी के घाव आज भी पूरी तरह भरे नहीं हैं। वो घाव अभी भी हरे हैं। हाँ, और यहीं पर मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। हमने बात की सामूहिक आघात की, जो पीढ़ियों तक एक विरासत की तरह अनजाने में ही सही लेकिन आगे बढ़ता है। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर नफरत, खौफ और सामूहिक आघात पीढ़ियों तक विरासत में मिल सकता है, तो क्या एक समाज के रूप में हम सामूहिक उपचार यानी कलेक्टिव हीलिंग को भी अपनी आने वाली पीढ़ियों को विरासत में दे सकते हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हम उस दर्द को एक दूसरे के खिलाफ हथियार बनाने के बजाय एक दूसरे के घाव भरने का जरिया बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम सभी को अपने भीतर खोजना चाहिए।